व्हाट इज एग्जैक्टली CI/CD और वो उसकी पाइपलाइन वर्क कैसी करती है? So it's a automation to do all the steps in a one go. एज अ डेवऑप्स इंजीनियर डे कैसे स्टार्ट होता है? तो डे तो वहाँ से ही चालू होता है कि देखो भाई उठ के कि मॉनिटरिंग टूल में कुछ गड़बड़ है क्या, कहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है क्या, या फिर कोई सर्वर डाउन है क्या, या फिर डाउन है तो रीज़न क्या है। आपको कौन सा टूल या टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रेफरेबल है? तो डे टू डे लाइफ में तो मैं AWS ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसके बाद डॉकर और क्यूबरनेटिस। एंड हाउ डू यू अप्रोच ऑटोमेशन इन योर डेली वर्क? तो ऑटोमेशन मोस्टली काम आता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड में। हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आज मैंने ये सीखा वो सीखा, तो ये चीज़ें कंटिन्यूसली पोस्ट होनी चाहिए। एंड हाउ मच सैलरी शुड एनी फ्रेशर एक्सपेक्ट? MNCs विल पे अराउंड lakhs. एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू आवर स्टूडेंट्स? हाइप देख के अगर आप आ रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ में, ये फील्ड में सर्वाइव करना एज अ डेवलपर। हे हाय प्रणय, हाउ आर यू? या आई एम नाइस, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे कि कब आप आए और हम लोग ये पॉडकास्ट स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच आप आने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी आल्सो। प्लेजर इज आवर्स। बिफोर वी स्टार्ट, आप आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस आपके साथ थोड़ा फेमिलराइज हो जाए कि आप कौन हैं, आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं। So first of all, thanks for inviting me here. I was born and brought here in Pune, and I completed my graduation and schooling and my post graduation here in Indira College and JSPM. And currently, I'm working as a DevOps engineer in W Poets Technologies, located at Kalyan Nagar. Okay, so overall, how many years of experience you have in the industry? Specifically in DevOps, I have 3 years of experience, and Okay. apart from that, I have done freelancing, and I have done 2 to 3 internships as well. Yes, I have seen your CV. Like you have done your internships and freelancing in web development, Yeah, right? yeah, yeah. So how you have switched yourself into like from web development into now as a DevOps engineer? So initially, it's not like I want to be a DevOps engineer, but वो थोड़ा होता है ना कि वो किसी को नहीं होता है। हाँ, तो जैसे मैं पहले फ्रीलांस करता था, तो मुझे वेबसाइट्स डेवलप करने का, डिज़ाइन करने का बहुत मतलब ऐसा इंथुजियास्ट बहुत था मैं। तो आई वॉज कंटिन्यूसली डूइंग ट्राई डिफरेंट डिज़ाइंस एंड ऑल थिंग्स, and at some point one of my freelancing client asked me to deploy that website. So they don't have anybody to deploy that website. So this is these things for like ये चीज़ मेरे लिए नया था पूरी तरीके से, कि उस टाइम पे बस डेवलप करने के ही फेज़ में था। डिज़ाइन आई, डिज़ाइन मैंने डिज़ाइनिंग, बाय द वे आई एम डिज़ाइनिंग द वेबसाइट एज वेल। तो वेबसाइट डिज़ाइन से लेके डेवलपमेंट वगैरह ऑल फेज़ के ऊपर, बट डिप्लॉयमेंट एज सच मैंने उस टाइम तक कभी नहीं किया था। तो उस टाइम क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया, यू कैन डू इट, वी विल प्रोवाइड ऑल द थिंग्स, ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड एंड सपोर्ट। मैंने सोचा कि हाँ यही एक है कि करके देखते, ये भी चीज़ में, ये भी मेरे स्किल सेट में नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये भी करके देखते ताकि आगे भी फ्रीलांस में मैं अपनी ये स्किल ऐड कर पाऊँ। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए चालू की। तो उस टाइम पे मुझे बहुत दिक्कत आई कि डिप्लॉयमेंट के जैसे करना है क्लाउड पे, उन्होंने जो एक्सेस प्रोवाइड किया था, व्हाट इज़ SSH and what is the server and what is all the things, how I can deploy the website and how others are getting the things online. Initially like, थोड़ा yeah, difficult हुआ कि होगा। गूगल पे मैं टाइप करूँगा मेरी वेबसाइट कैसे आएगी, और मुझे तो बस पहले पता था कि डेवलप करके हम दे सकते, बट आफ्टर दैट दिस प्रोसेस मतलब मुझे लगता था कुछ नहीं, बस थोड़ा कुछ करना रहता है और फिर वो चीज़ कुछ बैकएंड में हो जाती है, तो गूगल पे दिख जाती है, हमें बस गूगल को बताना पड़ता है दिस इज़ माई वेबसाइट करके। तो इतना ज़्यादा कुछ डीपली मुझे नहीं पता था, बट बाद में जैसे ये चीज़ एक्सप्लोर की तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि नहीं यार ये कुछ इंटरेस्टिंग थिंग है कि बैकएंड में जैसे IPs होते हैं, ये सब चीज़ें वगैरह एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। तो मैंने सोचा ठीक है कुछ और थोड़ा एक्सप्लोर करते। तो मैंने फ्रीलांसिंग में मेरी वो गिग भी ऐड कर दी कि मतलब सर्विस डेवऑप्स की भी मैं प्रोवाइड करता हूँ एज मतलब इनिशियली डेवऑप्स ये थिंग मेरे लिए बहुत नया था, बट मैंने ऐड किया फ्रीलांस में कि मैं आपकी वेबसाइट डिप्लॉय भी मेंटेन भी कर सकता हूँ। तो उस टाइम से और एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया बस स्पेसिफिकली वेबसाइट के मेंटेनेंस के लिए। तो इनिशियली तो मैं बहुत मतलब ये था कि बस इसके लिए आया, अभी मेरी तो कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट या मैंने वहाँ से मेरा किक स्टार्ट हुआ डेवऑप्स में कि मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया व्हाट इज सर्वर वगैरह, फिर उसमें डोमेन्स क्या है, पोजीशंस क्या क्या है, जैसे अभी डेवलपमेंट में है कि फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, तो ऐसे सर्वर में भी कुछ तो होता होगा। फिर समझ में आया क्लाउड, फिर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर एंड डेवऑप्स एंड
ऐसा सब कुछ मेरी वहाँ से जर्नी चालू हुई डेवॉप्स की। ओके, दैट्स ग्रेट। बट अगर कोई फ्रेशर है तो उसको अगर डेवॉप्स की जर्नी एंट्री लेवल से स्टार्ट करनी है तो उसको क्या क्या मैंडेटरी स्किल्स या कौन से टूल्स सीखने ज़्यादा ज़रूरी है? मैंडेटरी मेरे हिसाब से तो जितना अभी तक डेवॉप्स मैंने सीखा है और मतलब जितना बहुत हाइप है डेवॉप्स का बाहर, तो उस केस में तो मैं कहूँगा कि फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी इसेंशियल एंड वेरी नेसेसरी। इंपॉर्टेंट. Means most of the students are ignoring them, literally ignoring them. So I I suggest ki go with first fundamentals like doing Linux, learning Linux, networking, and Python for scripting, and these fundamentals you should know at least if you want to enter in a DevOps. So this is the fundamentals they all should know. ओके, सो बेसिक चीज़ें ऐसे हैं कि फंडामेंटल्स आने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Yeah. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट, आई बिलीव. अगर आपको कुछ चीज़ें है कि आपको इंथुजियास होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे वर्क You होती है, have तो to know, हमें हाँ, वो अगर आप कर सकते हो तो इट्स नॉट लाइक कि यूट्यूब वीडियोस देख ली और हमने ये सब चीज़ें, यू हैव टू ट्राई इट. ट्राई इट, करेक्ट। या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी या ज़्यादा सो इम्पॉर्टेंट मैंने है। डेवलपमेंट भी किया है और ये डेवॉप्स में भी मैं हूँ, तो मैं ये बोल पाऊँगा कि डेवलपमेंट में एक हद के बाद हमें वो टास्क रिपीटेड आने लगते, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. करेक्ट करेक्ट। बट डेवॉप्स में ऐसा नहीं है कि हमें अगर कुछ आया तो कुछ टास्क आए, कुछ सर्वर डाउन हो गया या फिर एज सच ऐसा कुछ, जैसे कभी कभार पाइपलाइंस ब्रेक हो जाती है, CI/CD पाइपलाइंस हमारी, तो हमें उस टाइम पे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं रहता कि एक्चुअल कॉज क्या है, तो उस चीज़ में हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटिन्यूसली करनी पड़ती है. तो ये मुझे अट्रैक्ट किया बहुत कि मतलब शांत नहीं बैठ सकते हम, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा. कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी Yeah. देयर, राइट? अच्छा, तो अभी मैंने आपके सीवी में ये भी देखा कि आपने AWS पे भी वर्क किया है, राइट? AWS Yeah, क्लाउड पे right. वर्क किया है, तो लाइक एज अ इंटर्न थे आप वहाँ पे, बट फिर वो AWS टू DevOps कौन से स्किल्स ने, लाइक कौन से ऐसे स्किल्स जिन्होंने आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा लाया है, हम लोग बोल सकते हैं? AWS ही आप बोल सकते हो, क्योंकि इनिशियली तो मुझे, जैसे कि मैंने आपको फ्रीलांसिंग का मेंशन किया, उस वहाँ से मुझे क्लाउड का पता चला कि क्लाउड पे ही उन्होंने मुझे डिप्लॉय करने के लिए बोला था, तो मैंने उसके रिगार्डिंग थोड़ा सर्च करना चालू किया. तो फिर AWS मैंने यूट्यूब से सीखा, थोड़ा सेल्फ लर्निंग किया, AWS का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो सब चीज़ें. फिर वहाँ से पता चला कि उसका फ्री अकाउंट भी हम कर सकते हैं, ले Correct, सकते हैं. तो वो फ्री का अकाउंट एक्टिव करके मैंने डे बाय डे प्रैक्टिस के बाद फिर मैंने अपना रिज्यूमे बनाया, फिर लिंक्डइन पे अपलोड किया, फिर रिक्रूटर्स को रीच आउट वगैरह किया. तो एक रेडिकल टेक्नोलॉजी है, वहाँ से मुझे आया कि या वी हैव पोजीशन फॉर इंटर्न, सो यू हैव टू सपोर्ट आवर डेवऑप्स इंजीनियर, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर. मुझे ऐसा था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है करने के लिए, एक्चुअल रोल है, तो मैंने वहाँ पे जंप इन किया. तो वहाँ से AWS से मेरा चालू हुआ. फिर वहाँ पे जाके मुझे बहुत सारा एक्सपोजर मिला कि हाँ, ये डेवऑप्स भी कुछ चीज़ होती है. वह तब तक मुझे डेवऑप्स से टर्म ज़्यादा कुछ पता नहीं थी, वो कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, कुछ तो होगा और बहुत टेकी चीज़ है, तो उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. तो इसलिए मैं ऐसा ही था कि ठीक है, अभी AWS तक ही रुकते. बट वहाँ पे जाके पता चला AWS इज जस्ट एक होस्टिंग प्रोवाइडर और काइंड ऑफ थिंग. तो हम वहाँ पे ज़्यादा, अगर आपको सीखना है, वहाँ पे टूल्स है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग वगैरह सब चीज़ें, तो वो डेवऑप्स के अंडर आती है. तो इवेंचुअली मुझे डेवऑप्स सीखना ही पड़ा, मतलब कि डेवऑप्स करना ही पड़ा कि हाँ, मुझे डेवऑप्स करना ही है, क्योंकि अगर AWS कर रहा हो तो डेवऑप्स आता ही है. आना ही चाहिए, Yeah. करेक्ट करेक्ट। तो मैंने आपके रिज्यूमे में ये भी पढ़ा कि आप WPlot कंपनी में काम कर रहे हाँ, थे? WPods. WPods कंपनी में, तो वहाँ पे आपने AWS पे काम किया है, राइट? या सो आपको ऐसे वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आए जो आपने फेस किए, और फिर वहाँ पे अभी आपको रियलाइज होता है कि अरे अच्छा हुआ मैंने वो सीख लिया, अदरवाइज अभी थोड़ा भारी पड़ जाता वो चीज़? सो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वर्डप्रेस बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत डेवलप करते हैं एक्सटेंसिवली, और Okay. एक्सपर्ट स्पेशलाइज है उसमें. प्रोडक्ट या बेस्ड कंपनी। सो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे, जैसे फिनटेक और जैसे कि ई-कॉमर्स वगैरह ऐसी चीज़ों पे. तो उस चीज़ में कैसे वैरायटी ऑफ टास्क के ऊपर काम करना करेक्ट है। होता है. तो उस चीज़ में कैसे कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट अगर कुछ अलग हुई, तो हमें, अगर मेरा स्किल सेट भी नहीं है, तो हमें वो चीज़ एक्वायर करनी पड़ती थी. तो Okay. वहाँ पे वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और अभी भी है कि मतलब क्लाइंट वाइज रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती Change है, होती है। तो हमें वो चीज़ एक्वायर करनी पड़ती है. तो वो नई नई चीज़ें डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखने Correct, मिलता correct, है. हाँ। तो वहाँ पे एक चीज़ हुई थी, मतलब अभी मैं, हमारा एक फिनटेक क्लाइंट है, लोन टैप, यू कैन सर्च इट फॉर लाइक. सो
उसमें एक चीज़ हुई थी कि दे आर रिपीटेडली डिप्लॉइंग समथिंग, दे हैव CI/CD pipelines, and अब obviously the fintech means they have to be secured, because the fintech means they have lots of transactions and lots of correct. yeah. So उस केस में ऐसा था कि पाइपलाइंस बीच बीच में जब हम डेवलपर्स कोड पुश करते हैं, पुल करते हैं, जो भी चीज़ें बैकएंड में डेवलपर्स करते हैं, उसमें एक क्लॉज था मेरे लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम नया सर्वर आता था, नया प्रोजेक्ट आता था उनके लिए, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बिल्ड करना पड़ता था। तो इनिशियली उसके लिए तो जैसे था, हमारा ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन था, तो वहाँ से हम रेफ़र करके हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता था उनके लिए। बट उस केस में एक नया क्लाइंट आया, उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, तो उसको फिट करना अपने एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि उनका एप्लीकेशन हमारा API यूज़ करेगा हमारे क्लाइंट का। सो उनके लिए हमें एक ब्रिज बनाना कि ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो उसमें थोड़ा चैलेंजिंग लगा कि दोनों नए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम मर्ज कर सकते हैं, कैसे हम उनकी एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा ये पता चला कि फ्रॉम स्क्रैच बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर CI/CD pipelines is more easy, but to integrate others application Applications and or other security in our environment it's bit तो difficult वो for नए चीज़ सीखने के लिए भी आपको थोड़ा अपडेट रहना होता है, Yeah. तो हाउ डू यू स्टे अपडेटेड? yeah it's like staying updated by there are lots of newsletters, and you can search it on Google. I'm totally depend on Google right now. So जो जैसे डेव है, मीडियम है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे जो आर्टिकल्स लिखते हैं टेक के रिलेटेड, डेवऑप्स के रिलेटेड, उनको मैंने फॉलो करके रखा है। कौन सा वेबसाइट बोला आपने? अब medium.com, okay, या वहाँ पे medium.com. बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह वो चीज़ें पब्लिश होती है रिलेटेड टू टेक, डेवलपर्स और डेवऑप्स रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो वहाँ पे नए नए चीज़ें जैसे लोग एक्सप्लोर करते और लिखने की कोशिश करते कि वो हमें हमारा डॉक्यूमेंट करके रखे हमारी जर्नी। हाँ, या सो वहाँ से अपडेट रहना बहुत इजी है मेरे लिए, क्योंकि अगर कुछ नया टॉपिक वहाँ पे लिखते हैं लोग, क्योंकि मैं हर चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर सकता, बट बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। करेक्ट। तो जिन्होंने वो एक्सप्लोर किए, वो जब लिखते हैं तो हमें वो अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। वी गॉट टू नो कि Yeah. पीपल लोग क्या कर रहे हैं कर रहे हैं अभी, एग्जैक्टली, कितना हो यस रहा है। तो कुछ अगर नई टर्म दिख रही है तो हम वहाँ पे जाएंगे। मैं वो स्पेसिफिकली मैं ऐसे करता हूँ कि वो एक नोशन अपना नोट टेकिंग एप्लीकेशन है, वहाँ पे मैं ऐसे टर्म्स लिख के रखता हूँ। सैटरडे संडे ऐसे ही जस्ट 1.5 आवर आई कैन स्पेंड। सो वो टर्म्स लेके यूट्यूब सर्च करना, थोड़ा AI वगैरह यूज़, अभी तो ChatGPT बहुत ट्रेंड में, बहुत और ज़्यादा। हाँ, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा करना अच्छा लगता है मुझे कि वीकली 1 तो 2 घंटा सैटरडे संडे बैठ के वो सब टॉपिक्स को गो थ्रू करना जो मैंने एक्सप्लोर किया है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत तो वो चीज़ें तो मस्ट है, अगर आपको या टेक में अगर अपडेटेड रहना है तो आपको खुद को भी उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता ही है, yes. राइट? ओके, तो आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि CI/CD पाइपलाइन भी होती है, तो वो एग्जैक्टली होता क्या है? मतलब हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग को है या फ्रेशर्स बोल सकते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा आप इजी टर्म में बता सकते हो कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली CI/CD और वो उसकी पाइपलाइन वर्क कैसी करती है? या CI मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, एंड CD के 2 फुल फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि CI/CD के लिए CD कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। सो इस केस में क्या होता है कि जैसे अभी एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बताना हो गया, तो जैसे 2 डेवलपर है, अगर वो दोनों एट अ टाइम एक कोड पे अगर कुछ लिख रहे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी का कोड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा एक दूसरे के साथ। सो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मीन्स वी हैव टू, जैसे कि हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो डेली अपडेट्स लाते, जब हम अपडेट करते तो डेली अपडेट्स वहाँ पे मर्ज होते। कभी कभार हमें तो पता भी नहीं चलता, जैसे हम अगर फेसबुक की वेबसाइट यूज़ कर रहे तो दे आर लॉन्चिंग न्यू फीचर्स डे बाय डे और इम्प्लीमेंटिंग फीचर्स, सिक्योरिटी पैचेस डे बाय डे। सो हमें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हम तो यूज़ कर रहे, तो कुछ पता नहीं चलता कैसे फीचर ऐड हुआ है, क्या हुआ है, कब कर रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं पता चलता। तो वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के थ्रू होता है कि कंटिन्यूसली वो दे आर डेवलपिंग, दे आर इंटीग्रेटिंग दैट फीचर टू directly in their live production, like we are using Facebook and Instagram. That's it. So CI/CD pipeline nothing but कि it's a automation to design, means
develop and test the code and deploying it to various stages like development environment, staging environment, and directly on production. So it's a automation to do the all the steps in a one go. ओके, ठीक है, समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट है Yeah. बट समझेगा. ओके, तो अभी आते हैं आपके थोड़ा सा डेली रूटीन पे. Yeah. तो एज अ डेवॉप्स इंजीनियर आपका डे कैसे स्टार्ट होता है? डे तो स्टार्ट होता है मेरा मॉनिटरिंग टूल देखने से. जैसे कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का मॉनिटरिंग टूल है. जैसे हम देखते हैं कि कौन सी अगर हमारा सर्वर डाउन है या फिर कौन सी वेबसाइट है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है टाइम टू टाइम. जैसे कि हम कुछ वेबसाइट हमारे क्लाइंट की होती है जो कुछ ना कुछ चलता रहता है उसमें, कैंपेन्स चल रहे होते हैं, हैवी ट्रैफिक होता है उसमें, उसको मॉनिटर कंटिन्यूसली करना पड़ता है. तो डे तो वहाँ से ही चालू होता है कि देखो भाई उठ के कि मॉनिटरिंग टूल में कुछ गड़बड़ है क्या, कहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है क्या, या फिर कोई सर्वर डाउन है क्या, या फिर डाउन है तो रीज़न क्या है, या फिर ये चीज़ों से ही चालू होता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर. या ओके, एंड बाद में कैसे लाइक होल डे आपका कैसे स्पेंड होता है? होल डे उसके बाद तो फिर वही चीज़ कि अगर कुछ होता है डाउन या फिर ऐसा कुछ अच्छा. क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उसके ऊपर हमारी टीम बैठती है कि अगर कुछ मेजर इशू है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन हैंडल 1 or 2 आवर डेवऑप्स कैन हैंडल दैट सिचुएशन. या सो दे आर गोइंग टू सॉल्व दैट इशू. सो RCA इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ डेवऑप्स. आई बिलीव कि मतलब रूट कॉज एनालिसिस आना ही चाहिए कि अगर कुछ डाउन होती है, साइट डाउन होती है, वेबसाइट डाउन होती है, जैसे कि हमारा सर्वर भी बहुत डाउन होता है बार बार, और CI/CD पाइपलाइंस में कुछ इश्यूज आते हैं, तो उसका क्या कॉज था, उसके ऊपर हमने क्या रेमेडी अप्लाई की, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करना एक डेवऑप्स इंजीनियर को आना चाहिए. ओके, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से होते हैं, मतलब उनको कुछ पता नहीं होता, उनको जस्ट चाहिए कि ये क्या हुआ था, हमें बताओ, क्योंकि हमारी साइट डाउन थी, हमें कुछ मतलब वो सीधा ऑन फायर होते हैं कि बताओ क्या हुआ जल्दी जल्दी. तो वो चीज़ें डेवऑप्स को आनी चाहिए कि नॉन टेक पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन बैकग्राउंड, लाइक व्हेन सर्वर इज़ डाउन व्हाट वी आर डूइंग दैट टाइम, एंड बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या चल रही है, Okay. और हमने क्या किया ये इशू को फिक्स करने के लिए. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत फेस किया है मैंने. अगर आपको वो एक्सप्लेन ही नहीं करना है तो दे आर आस्किंग कंटिन्यूसली आस्किंग क्वेश्चंस टू यू कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट यू गाइज आर डूइंग. सो ये तो आपको करना ही है. ओके, दैट्स अ रियली ग्रेट. एज अ टेक प्रोफेशनल आपको प्रैक्टिकल बेस या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हम लोग जो बोलते हैं टेक भी करना है, और उसके जो हम लोग बोल सकते हैं जो भी उसके लैक्यूनास है वो भी आपको नोट डाउन करना है और एक्सप्लेन भी करना है. माय गॉड, ज़्यादा थोड़ा सा टफ है ये. ओके, सो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आई कैन सी आपने जेनकिंस पे भी वर्क किया है, डॉकर्स पे भी काम किया है, क्यूबरनेटिव्स पे भी काम किया है. तो आपको कौन सा टूल या टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रेफरेबल है जो आप एंजॉय करते हो डे टू डेली टास्क में? सो डे टू डे टास्क में तो मैं ज़्यादातर AWS पे ही काम करता हूँ. अच्छा. या क्लाउड पे ही ज़्यादातर काम करता हूँ, बट उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा काम रहता है कि जैसे डॉकराइज आपने बोला, डॉकर मैंने यूज़ किया है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे जो डॉकर पे रन हो रहे हैं. डॉकर इज़ नथिंग बट अ टूल. जैसे कि हमारा स्कूल का बैकपैक होता है, अगर आसान लैंग्वेज में बताए तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं. जैसे कि हमारी बुक हो गई, नोटबुक हो गई, पेंसिल, पेन, सब कुछ, और उसको पैक करके हम ले जा सकते हैं, तो इसमें सब कुछ आ गया. वही एक तरीके से डॉकर है कि हमारा एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को नीड है, लाइब्रेरीज वगैरह, हम सब उस चीज़ में रख के वो डॉकर एक जैसे बैग जैसा तैयार हो जाता है. तो वो एक डिपेंडेंसी के लिए बहुत ईजी रहता है कि बहुत डेवलपर्स का, टेस्टिंग टीम का बहुत काम बहुत ईजी हो जाता है उसके हिसाब से. तो डे टू डे लाइफ में तो मैं AWS ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसके बाद डॉकर और क्यूबरनेटिस, ये 2-3 चीज़ों पे तो मैं बहुत मोस्टली काम मतलब करता हूँ. यही टूल्स पे आपका डे टू डेली वर्क होता है? या ओके, तो आपके टीम में सब लोग डेवॉप्स ही हैं? या मतलब डेवऑप्स के टीम से हूँ तो मतलब मेरे डोमेन में, मेरे डिपार्टमेंट तो डेवऑप्स ही है अभी लाइक तक. कितना मतलब कितने लोग होते हैं टीम्स में? एक ऐसा मतलब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन, बट हमारी टीम में 8 से 9 लोग हैं काम करने एज अ के लिए. डेवॉप्स इंजीनियर. या और वो सब लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं या या अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, बट कभी कभी होता है कि एक्सपर्टीज़ होती है किसी चीज़ की. जैसे मानो मेरा अभी फिनटेक पे ज़्यादा फोकस रहता है कि मैं फिनटेक क्लाइंट के साथ ज़्यादा काम कर चुका हूँ, तो अगर फिनटेक का प्रोजेक्ट जैसे मेरे कलीग के पास चला गया बिकॉज ऑफ हेवी लोड ऑन मी, सो अगर उसको कुछ इशू आता है तो ही विल कम टू मी बिकॉज आई एम द एक्सपर्ट ऑफ फिनटेक, हैंडलिंग द फिनटेक एप्लीकेशन. सो या
Okay, so let's consider if any random project pops up, okay, in the company, and आप कैसे क्लैरिफाई करते हो कि मुझे ये AWS पे वर्क करना है या DevOps पे वर्क करना है, like कौन सा क्लाउड प्रेफरेबल है ये हाँ, प्रोजेक्ट के या लिए, तो आप कैसे वो आइडेंटिफाई करते हो? सो फर्स्ट थिंग इज मतलब क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होता है कि हमें ये क्लाउड प्रेफर है, या फिर उनका फर्स्ट चॉइस कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे उनको ऑन प्रीमाइज जाना होता है, और कभी क्लाउड बोलते हैं, तो कभी मतलब टोटली चॉइस। बट हमें एक होता है कि वो हमें भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू गाइज प्रेफर एंड व्हाट इज़ योर एक्सपर्टीज़। तो उसके बियॉन्ड भी उनका डिसीजन बहुत अराउंड करता है कि मतलब अगर हमारी एक्सपर्टीज़ उस चीज़ में है तो दे आर विलिंग टू गो विद दैट बिकॉज वी हैव एक्सपर्टीज़ इन दैट। सो अगर उसमें चीज़ डिसाइड करनी है, बट मोस्टली तो हम डिसाइड के लिए मतलब अभी मैं जिस लेवल पे काम करता हूँ उस लेवल पे मैं डिसीजन मेकर तो नहीं हूँ। बट या मैं उस मीटिंग्स में अटेंड कर चुका हूँ, मीटिंग्स की जब जहाँ पे डिसीजन होता है कि कौन सा क्लाउड यूज़ करेंगे, एज़्योर क्लाउड, गूगल क्लाउड, या फिर अपना AWS क्लाउड वगैरह यूज़ करते हैं। बट मोस्टली हम डिसाइड इस चीज़ पे करते हैं कि बजट project का is very necessary, and then client choice, and then whether it is feasible or not. The most important thing is the cost, Cost, because correct. at the end we have to pay the cost, and if a business is not that much of big, so we can't afford that big major cloud like AWS. Correct. So if we have client like they have a very small business, and they just started their business, and so we recommend them on premises like DigitalOcean and all the service provider like that. Okay, and how do you approach automation in your daily work? या वी हैव मीन्स मैं तो ऑटोमेशन के ही बिहाफ में हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऑटोमेशन में ही है। तो जैसे कि लॉग्स होते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, उसको मैनेज करना, उसको गो थ्रू करके, जैसे कि स्क्रिप्ट्स हम लिखते हैं बहुत सारी, तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी स्क्रिप्ट तो अभी नहीं लिखते क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट हमें लिख चुके हैं हम। तो उसी को हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके जो डे टू डे लाइफ नीड होती है ऑटोमेशन को, उसको हम रिफाइन करते हैं और हमारे यूज़ के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचते हैं। तो ऑटोमेशन स्पेसिफिकली अगर बोले तो AWS के ऊपर टोटली हम है अभी तक, ऑन प्रीमाइस पे भी हम है। तो ऑटोमेशन मोस्टली काम आता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड में। जैसे हमें अगर कुछ हमारा एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन एक फ्रेमवर्क है ऑसम एंटरप्राइज करके, तो हमें चैलेंज यही रहता है कि अगर क्लाइंट आए तो वो डिफरेंट होस्टिंग हमें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि AWS, Azure अभी आपने बोला, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगर हो सकता है क्या, हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं, वो सब चीज़ें। तो उससे फिक्स होता है कि ऑटोमेशन कैसे करेंगे हम। जैसे कि अभी Azure पे तो हमें सर्वर मिलेगा, वही सर्वर हमें AWS पे भी मिलेगा, बट देर आर सम सर्विसेज विच AWS प्रोवाइड एंड Azure डोंट प्रोवाइड। सो वी हैव टू थिंक इन दैट वे कि बाबा हमें कहाँ पे करनी है। Okay. So any plans to switch in Azure, because Azure as of now isn't very booming? So it's not about switching. Every DevOps engineer should learn and should know about AWS, Azure and Google Cloud. Yeah. अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेक हो गया। Yeah. अभी हम लोग थोड़ा सा डे टू डेली लाइक फन वे में चलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम वर्क, तो व्हाट एक्साइट्स यू इन टेक, लाइक AI और क्लाउड और एनी अदर थिंग्स? In tech, AI is the most I used, and I recently start exploring AI. Not just ChatGPT and Google Gemini and all the agents, like they all are using that what I am doing, and they just Googling and just searching for that. But apart from that, I prefer AI to learn more things. एंड जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खुद के लिए चाहिए, जैसे कस्टमाइज चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम जब बैग लेने जाते हैं, हमें कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक थोड़ा कस्टमाइज ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ होनी चाहिए थी, बट वो हम नहीं कर पाते क्योंकि वो स्टैंडर्ड चीज़ है, हमें वो जैसे दिख रही है वैसे खरीदनी पड़ती है। तो इस चीज़ में ऐसा था मेरा कि मेरे बहुत सारे नोट्स पड़े हुए, मुझे बहुत नोट्स लिखने की आदत है, तो बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स पढ़े, मैंने उसको PDF में कन्वर्ट किया और फिर एक कंप्यूटर में एक फोल्डर पे स्टोर कर दिया। तो अभी बहुत सारे हो गए, जैसे कि मेरे 500+ नोट्स हैं मेरे पास। तो मैं ईच एंड एवरी नोट जब मुझे कुछ रेफ़र करना होता तो कुछ कैसे सर्च करूँगा, क्या करूँगा, तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत पहले थी। बट अभी AI है तो मैंने कुछ सीखा कि बाबा कुछ तो करते इसके ऊपर।
जैसे कि हम चैट जीपीटी में कुछ पीडीएफ अपलोड करके उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, करेक्ट। तो उसमें उसका एपीआई भी होता है कि वो एपीआई हम खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे लैंगचेन आ गया है, जैसे वहाँ से हम एआई को इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस एआई एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं खुद के लिए कुछ बिल्ड करना चाहता जैसे कि मेरे खुद की लाइफ ईजी हो जाए, तो इसलिए इसके लिए मैंने ओलामा करके एक एप्लीकेशन है, एलएलएम स्टूडियो एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लोकली अपने कंप्यूटर पे एआई रन कर सकते हो। ओपन सोर्स जो भी मॉडल्स है उसको आप रन कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया उसको एक्सप्लोर करने से। तो अभी मैंने रिसेंटली एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाया है कि अपने खुद के लिए लोकल मेरे लैपटॉप पे चलता है, कि वो क्या करता है, मैं जब आंसर करता हूँ उसको तो मेरे डायरेक्टरी में जाता है जहाँ पे मैंने वो सब पीडीएफ स्टोर करके रखे नोट्स मेरे लिए। ओके। तो वहाँ पे मैं जब क्वेश्चन करता हूँ कि क्यूबरनेटिस के रिलेटेड वगैरह कुछ रहते तो पूरा नोट्स जाके पढ़ता है मेरा उस फोल्डर में, और उसका अंडरस्टैंड करके मुझे आंसर देता है। तो मुझे अभी मैन्युअली जाके एक एक पीडीएफ सर्च करो या फिर करना नहीं पड़ता। ओके। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत एआई के रिलेटेड मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये चीज़ मेरी बहुत ईजी हो गई। एक्चुअली दैट्स ग्रेट, लाइक एवरी टेक पर्सन, लाइक टेक एम्प्लॉय शुड हैव एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टूल्स। या सो बेसिकली वो मतलब होता क्या है, आपकी लाइफ, आपकी डे टू डेली वर्क थोड़ा इजी हो जाता है, राइट? राइट। एज अ डेवॉप्स इंजीनियर वो लिनक्स स्टार्ट करेगा या अदर कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, आप आपके साइड से कुछ रिकमेंड करना चाहते हो स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ये वीडियोस देख रहे हैं? या तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि स्टार्ट तो फंडामेंटल से ही होना चाहिए और वही से ही होना चाहिए, और मोस्टली आप स्पेंड करो 2 से 3 मंथ फंडामेंटल्स के ऊपर, बिकॉज आगे जाके फंडामेंटल्स ही है जो एडवांस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे लिनक्स, जो आप लिनक्स बेसिक सीखते हो ना, वही जाके आगे जाके आप एडवांस सीख सकते हो। आपको बेसिक आना ही चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं, अभी मैं मतलब जैसे स्टूडेंट्स देखे हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो भी देखे कि जैसे कि अभी बहुत हाई पे डेवऑप्स की, तो कुछ 6 महीने का कोर्स करते हैं, कुछ 1 साल का करके फिर जंप करते इंडस्ट्री में, तो कुछ कुछ भी करके जैसे इंटरव्यू क्रैक हो गया, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जब उनसे बात करते हैं ना, तो पता चल जाता है कि नहीं यार, ये तो फंडामेंटल्स भी नहीं जानता। मतलब समझ में आता है, वो छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं वो, कि जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हम, इतनी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं। अगर आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको लिनक्स तो आना ही चाहिए, करेक्ट। बेसिक तो आना ही चाहिए, ये तो मस्ट है। बट वहाँ बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है, जब स्टूडेंट वो चीज़ें स्किप करते वो चीज़ें बहुत गलत हो जाती है। तो बहुत बोरिंग लगता है कि यार सीधा टूल सीख लूँ, क्यूबरनेटिस बहुत अच्छा लगता है बहुत देखने में, या फिर जेनकिंस है, सब लोग जेनकिंस के बारे में बात कर रहे हैं कि CI/CD पाइपलाइन बहुत ईजी हो जाती है, टेराफॉर्म है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, रिक्रूटर्स जेडी में बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं इस चीज़ को। तो स्टूडेंट भी उसको देख के ऐसे करते कि नहीं यार, बहुत मेंशन कर रहे हैं इसको, बहुत जेडी में हम देख रहे हैं इस चीज़ को, तो वी शुड स्टार्ट लर्निंग डायरेक्टली दैट। बट नो, वी हैव टू गो थ्रू फंडामेंटल्स फर्स्ट, लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यू हैव टू गो। तो पहले 2 से 3 मंथ तो फिक्स फंडामेंटल्स को हमें डेडिकेटेडली देने ही है, कुछ नहीं देखना स्टार्टिंग में। ओके, तो अप्रॉक्स अगर डेवॉप्स लर्न करना है तो अप्रॉक्स कितने मंथ्स और कितने ड्यूरेशन पीरियड चाहिए होगा? इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट, मतलब वो कैसा है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है। बट एक एवरेज स्टूडेंट है जो स्टार्ट करना चाहता है, तो इट विल टेक 5 to 6 months डेडिकेटेडली if he or she started just learning DevOps. So fundamentals took 2 to 3 months, and later 1 or 2 months they can explore the more tools like Kubernetes, Docker, Jenkins, Ansible, and all things. Yeah, that's Okay. And how important internships are? Like, because nowadays I can see like freshers are not getting that much job, but yeah, there are few internships, right? So how important, according to you, how important is to get the तो डेवॉप्स एक चीज़ ऐसी है कि रिक्रूटर्स एक्सपीरियंस चाहते हैं उनसे, रिक्वायर ही होता है, क्योंकि डेवॉप्स इज़ नॉट लाइक कुछ चीज़ें गलत हो गई तो इट्स ओके वी कैन डू लेटर। जैसे कि डेवलपमेंट में जैसे मैं पहले डेवलप करता था, जैसे आज मेरे से वो पेज डेवलप नहीं हुआ तो क्लाइंट विल वेट फॉर, ही कैन से लाइक ओके वी कैन डू इट टुमारो, बट इन डेवऑप्स वी कैन डू दैट। इफ़ सर्वर डाउन है, मतलब सर्वर डाउन है तो डाउन है, अगर तुम्हें करना है तो करना है। तो अगर आपकी गलती से डाउन हुआ है तो कंपनीज ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करती कि फ्रेशर्स को हैंड्स ऑन दे दे, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, जैसे कि अभी नेटफ्लिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता कुछ
एक दो घंटे का डाउन टाइम, नेटफ्लिक्स डाउन हो जाएगा तो सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारी चीज़ें, उनका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत सारे लोग हैं जैसे बिजनेस ऐसे बड़े बड़े, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पे तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि एज अ फ्रेशर वो उनको चांस दे। अगर कुछ होते हैं कंपनीज, उनको अगर कुछ एसोसिएट चाहिए हेल्प करने के लिए, जो मैनुअल वर्क होते हैं, तो वहाँ पे चांस है। बट मोस्टली तो आपको स्टार्टअप्स या फिर ऐसी चीज़ों, यहाँ पे ही आपको ट्राई करना पड़ेगा। स्टार्टअप इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद डेवऑप्स एज अ फ्रेशर। ओके। एंड किस हद तक लिंक्डइन भी इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं कि किस हद तक लिंक्डइन भी हेल्प करता है जॉब फाइंडिंग के लिए या रीच बढ़ाने के लिए? तो लिंक्डइन का तो मेजर ही रोल है ऑब्वियसली। तो उसमें अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, जैसे कि लर्न इन पब्लिक। तो लर्न इन पब्लिक में क्या होता है कि जो भी हम सीख रहे हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, वो हमें डॉक्यूमेंट करनी है। तो कहाँ पे करेंगे? जैसे कि लिंक्डइन पे पोस्ट किया कि, जैसे अभी मैंने आपको medium.com का उसको बताया, तो वहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हो। तो वो आर्टिकल आप वहाँ पे लिख के यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आई रोट दिस आर्टिकल टुडे एंड आई हैव लर्न दिस एंड द रिसेंट ट्रेंड, लाइक 100 डेज ऑफ चैलेंज लेते हैं लोग, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे 100 डेज ऑफ डेवऑप्स लर्निंग, ऐसा बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो वो चैलेंजेस के साथ आप कर सकते हो ये चीज़ें। तो लिंक्डइन मोस्टली तो जॉब फाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट अगर लर्न इन पब्लिक के हिसाब से क्या, जैसे कि अगर ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेट है लिंक्डइन, कि अगर आप सर्च करते हो डेवऑप्स इंजीनियर आपके एरिया में, जैसे कि हमारी एक कंपनी है वो पूना में बेस्ड है, तो अगर उनको डेवऑप्स इंजीनियर हायर करना है, तो अगर वो लिंक्डइन पे सर्च करेंगे डेवऑप्स इंजीनियर, तो पुणे के जो टॉप डेवऑप्स इंजीनियर उसमें नाम आना चाहिए। बट रिक्रूटर कैसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करते नीचे, टॉप 10-20 को ही अप्रोच करते कि आर यू ओपन टू वर्क। तो पहले टॉप 10 टॉप 20 में कैसे, मैं तो टॉप 10 ही प्रेफर करूँगा कि वहाँ पे हम कैसे हाईलाइट हो सकते हैं। वो चीज़ है कि कंटिन्यूसली लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, नॉट ओनली कि लाइकिंग द पोस्ट एंड कमेंटिंग ऑन, कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो रिलेटेड राइट राइट, कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आज मैंने ये सीखा वो सीखा, तो ये चीज़ें कंटिन्यूसली पोस्ट होनी ही चाहिए। अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू नोटिस यू ऑन लिंक्डइन, एटलीस्ट रिक्रूटर्स। Okay. या Okay, that's great. And how much salary should any fresher expect? या ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट अगर स्टार्टअप और एमएनसी, ये दो चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं इस चीज़ को। एमएनसीज विल पे अराउंड 5 to 6 lakhs, As a fresher? yeah, as a Okay. fresher, but they are mostly not interested to hire as a fresher. At least 6 months of experience they require. But in startup you can definitely get a 3 LPA as a start, and some of them are offering 5 to 6 as well. Okay. So it's totally depend on how you convince them and how you show your skills to them. Correct. That's it. Okay. So that is for fresher. And what about the experienced one, those who have more than 3 to 5 years of experience or more than that? So how much salary they should expect? तो अगर हमारे स्किल सेट पे ऊपर भी वो बहुत चीज़ डिपेंड होती है, कि जैसे हमारा स्किल सेट है कि एक तो डेवऑप्स एक चीज़ ऐसी है कि बहुत वास्ट फील्ड है उसमें। तो स्पेसिफिकली एक डेवऑप्स को सभी चीज़ें आना मैंडेटरी भी नहीं है, और एक कर भी नहीं सकते हम वो चीज़ कि मुझे ये भी आता है मुझे वो भी आता है, हम 10 से 15 टूल में मास्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको 2 से 3 टूल पकड़ने हैं, उसी को मास्टर करना है, और बाकी के टूल्स आपको जान लेने हैं कि हाँ मुझे पता है ये चीज़ें होती है, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें, उस टूल में ऐसी ऐसी चीज़ें काम करती है। करेक्ट। तो ये चीज़ हमें एक्सपीरियंस डेवऑप्स को ऐसे एज ए एक्सपीरियंस देखनी चाहिए कि मैं एंजॉय किस टूल में करता हूँ और मैं किस टूल में ज़्यादा काम कर सकता हूँ। जैसे कि अभी बहुत सारे फ्रेशर्स भी देखे और एक्सपीरियंस भी देखे मैंने, 2 से 3 तो अभी रिसेंटली मुझे मिले थे कि उन्होंने स्विच किया डेवऑप्स टू डेवलपर, मतलब डेवऑप्स, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड कि कौन सा टूल यूज़ करे क्या करे, बहुत कन्फ्यूज थे वो लोग, मतलब एटलीस्ट 2 साल एक्सपीरियंस के बाद भी दे आर कन्फ्यूज। सो ये चीज़ बहुत दिक्कत है इसमें कि बहुत सारे लोग टेराफॉर्म की तरफ जाते हैं, बहुत सारे क्यूबरनेटिस, और बहुत हाई पे क्यूबरनेटिस चाहिए, और जैसे कि AWS है, बहुत सारे क्लाउड्स प्रोवाइडर है, तो क्या चीज़ करे, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो चूज़ हमें ही करना है, बट एक तरीका है उसका कि हम देख ले पहले कि हम किस टूल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम एक्सपर्ट हो गए ना, तो बाकी के टूल मैटर नहीं करते।
अगर हम एक्सपर्ट है 2 से 3 टूल के, तो बाकी के टूल्स हमें जस्ट जान लेने कि हाँ ये टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसका यूज़ ये है और हम ये इस सिनेरियो में ये टूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये नॉलेज तो होना चाहिए सबको, बट एक्सपर्ट आप 2 से 3 टूल में ही हो सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप करने भी जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, जैसे मैं तो नहीं करता ये चीज़ प्रेफर या बट एनी स्पेसिफिक नंबर अगर हम लोग बोले कि जो 3+ ईयर्स के एक्सपीरियंस के लिए कैंडिडेट है वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सैलरी एक्सपेक्टेशन के लिए जैसे कि 10 to 12 LPA दे कैन एक्सपेक्ट, ओके, मोर 10 to देन 12 3 या ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हमारी ऑडियंस को। या एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू आवर स्टूडेंट्स और दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो? या मैं फिर से वही बोलना चाहूँगा, जैसे कि मुझे लिंक्डइन पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मेरे कॉलेज के भी है, जैसे मेरे टीचर्स रेफ़र करते हैं कि ही इज़ इन डेवऑप्स, यू कैन टेक अ गाइडेंस फ्रॉम हिम। सो वहाँ से मैं देखता हूँ कि बहुत सारा माइंड सेट है ना, बहुत गलत तरीके से सेट किया है स्टूडेंट का कि डेवऑप्स इज जस्ट फॉर, डेवऑप्स को कुछ काम नहीं होता, जस्ट आओ 2-3 घंटा काम करो और फिर बैठो, कुछ काम नहीं होता, चिल करो। ये चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट का माइंडसेट मैंने देखा है। ये चीज़ें वो अपफ्रंटली आके मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि मैंने जब पूछता हूँ उनसे कि वाई यू चूज़ डेवऑप्स, तो उनका यही रहता है कि ज़्यादा काम नहीं होता, फ्रीडम होता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, ये कुछ अलग ही माइंडसेट क्रिएट किया गया है उनका इनके ऊपर। तो मैं बोलना चाहूँगी डेवऑप्स इट्स नॉट दैट ईजी एंड नॉट दैट हार्ड, बट बस यही है कि इंटरेस्ट इज़ अ की। अगर इंटरेस्ट है तो आप इसमें कुछ भी करके सर्वाइव कर सकते हो, बट इंटरेस्ट नहीं है तो रिसेंटली 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी उसने स्विच किया, तो वो कैसे आया था कि सैलरी देख के, ये चीज़ें देख के, मतलब हाइप देख के अगर आप आ रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़, ये फील्ड में सर्वाइव करना एज अ डेवऑप्स। तो एडवाइस तो ये है कि इंटरेस्ट रखो और पेशेंसली कंटिन्यूसली काम करते रहो। कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी Yeah. देयर। तो अगर गाइज आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर स्टार्ट भी करना है तो स्टार्ट लर्निंग फंडामेंटल्स फर्स्ट Yeah. थिंग फर्स्ट, Yeah. राइट? तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आप सीखते जाओगे और डेवऑप्स इंजीनियर बन भी सकते हो। या डेफिनेटली। सो थैंक यू प्रणय, आपने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया है हमारे साथ। आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि उनके जो भी कुछ डाउट्स वगैरह होंगे वो इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर हो गए होंगे एंड दे कैन स्टार्ट लर्निंग डेवऑप्स, दे कैन start their journey through this podcast. Thank you so much for coming. Thank you so much for giving us your time. इनवाइट करने के लिए भी शुक्रिया मुझे। Thank you so much for coming and have a good day. थैंक्स, थैंक यू, All the best. Bye bye. थैंक्स, बाय।